जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। क्लास 7 के विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 17 में है पवन, तूफान और चक्रवात। तो इस पाठ में आज हम पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में। तो हम हवा को देख नहीं पाते, लेकिन हवा का अनुभव कर पाते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और अचानक से हवा चलने लगती है तो हमारा जो पसीना होता है वो सूख जाता है, तो हमको बहुत आराम लगता है। तब हम कहते हैं कि हवा चल रही है। या फिर किसी पेड़ के पत्ते को हिलते हुए, किसी कपड़े को हिलते हुए या कागज़ को उड़ते हुए जब हम देखते हैं तब भी हम कहते हैं कि हवा चल रही है। इसका मतलब हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं कि वो हमारे आसपास है। और ये जो हवा है ये हमारे लिए जीवनदायिनी है, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन कभी कभी ये हवा जो है ये विनाशक रूप धारण कर लेती है। तो विनाशक मतलब क्या? कोई भी चीज़ जब अपनी सीमा में रहती है तो वो अच्छी होती है, उपयोगी होती है, लेकिन जैसे ही वो बहुत अधिक हो जाता है तो वो नुकसानदायक हो जाता है। तो हर वस्तु की तरह ये जो हवा है तो ये भी जब अपनी एक सीमा में रहती है तो ये हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन जैसे ही ये अपना विकराल रूप ग्रहण कर लेती है, जब ये काफी तेज गति से बहती है तो ये विनाश भी ला सकती है। तो आप बहुत सारे तूफान के बारे में सुने होंगे। जैसे अभी कुछ सालों में बहुत सारे तूफान आए, ताइतो, फिर हुदहुद और बहुत सारे तितली। तो ऐसे बहुत सारे तूफान आए जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक थे। जो अम्फान था, इस तरह के बहुत सारे आप नाम भी सुने होंगे समाचार पत्रों में या फिर टीवी में, न्यूज़ में, कि ये तूफान आने वाला है। इसलिए सबको सतर्क कर दिया जाता है कि सभी अपने घर में रहेंगे। और जो समुद्र में जाने वाले जो मछुआरे हैं उनको भी अलर्ट किया जाता है कि वो समुद्र में ना जाएं। या फिर सभी को घरों में रहने की सलाह दी जाती है, और जिनके घर मिट्टी के हैं उनको किसी सरकारी आवास में या फिर किसी पक्के घर में जाने की सलाह दी जाती है। तो आपने सुना होगा कि 13 अक्टूबर 2014 को झारखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया था, जहां तेज हवाएं चली और भारी वर्षा हुई थी उस समय। तो इस तरह से हवाओं के तेजी से आने, मतलब हवाओं का जब तूफान वाला रूप धारण कर लेता है तो उससे पहले सरकार के द्वारा भी, मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि भारी वर्षा होने वाली है, तेज हवाएं चलने वाली है, इसलिए सब सावधान हो जाएं। और इससे जनजीवन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं, उनके जो फसल खड़े रहते हैं, पके हुए फसल नष्ट हो जाते हैं, और भी बहुत सारे जानमाल की हानि होती है। लोगों की मृत्यु भी हो जाती है इस तूफान में फंस जाने के कारण। तो इस तरह से ये जो हवा का विनाशक रूप है, तूफान का रूप है, ये बहुत ही भयंकर होता है। और ऐसा क्यों हुआ? तो समाचार मिला कि 8 अक्टूबर 2014 को हिंद महासागर में अब तक का सबसे ताकतवर तूफान हुदहुद, एक पंछी का नाम है, पंछी के नाम से इसका नाम दिया गया है। तो धीरे धीरे अंडमान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होता हुआ बिहार, बंगाल और झारखंड की ओर बढ़ने लगा था। लेकिन जो तूफान है या चक्रवात होते हैं वे क्या होते हैं? तो ये जो चक्रवात होता है ये कैसे तैयार होता है और ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? तो इस पाठ में हम ऐसे ही कुछ प्रश्न का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पाठ को और भी विस्तार से जानते हैं। तो इससे सबसे पहले हम शुरू करते हैं वायु के दबाव के बारे में जानना। तो वायु दबाव डालती है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो किस तरह से वायु दबाव डालती है उसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप को करेंगे, क्रियाकलाप 1 को।
तो जब क्रियाकलाप 1 को करेंगे तो उसके लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो रबर का एक गुब्बारा लीजिए और इसे अपने मुंह द्वारा हवा से भरिए। तो जो रबर का गुब्बारा लेंगे उसको मुंह से हवा भरेंगे तो आप क्या देखते हैं, हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है। तो जब हम हवा भरते हैं तो वो गुब्बारा क्या होता है, धीरे धीरे फूल जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, गुब्बारा क्यों फूल जाता है, कैसे फूलता है? तो हवा भरने पर हवा के जो अणु हैं वो गुब्बारे के भीतरी दीवार पर दबाव डालती हैं। तो जो हवा में अणु है, जो हवा है अणुओं से बना है, तो जो हवा में अणु उपस्थित होते हैं वे गुब्बारे के जो भीतरी दीवार है उस पर दबाव डालते हैं। क्योंकि हम हवा को गुब्बारे के अंदर डालते हैं तो उसमें जो अणु है वे उसके भीतरी दीवार पर दबाव डालते हैं और गुब्बारा जो है धीरे धीरे उसका प्रसार होता है और वो गुब्बारा फूल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आप फुटबॉल में जब हवा भरते हैं तो वो भी फूल जाता है। तो जिस वस्तु में हम हवा भरेंगे वो फूल जाएगा, चाहे वो फुटबॉल हो या फिर ये गुब्बारा हो। तो उसका क्या कारण है, वो अणुओं के भीतरी दीवार पर से जब वो दबाव डालते हैं हवा के अणु तो उस दबाव के कारण जो गुब्बारा है या फुटबॉल है वो फूल जाता है। और इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि जो साइकिल का टायर होता है, तो आप सभी बच्चे साइकिल चलाते होंगे, तो जो साइकिल का टायर होता है वो भी कसा हुआ रखने के लिए, मतलब वो टाइट रखने के लिए उसका जो ट्यूब होता है उसमें हवा भरा जाता है। तो आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल को ट्यूब में अधिक यदि हवा भर दी जाए तो वह फट सकता है। तो एक सीमित मात्रा में ही उसमें हवा भरा जाता है और यदि उसकी आवश्यकता से अधिक हवा यदि डाल दिया जाए साइकिल में, उसका ट्यूब में, तो वो जो ट्यूब है वो फट भी सकता है। तो ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है, अधिक होने पर ट्यूब क्यों फट जाती है? तो हवा में दबाव का इसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हवा में क्या होता है, दबाव का जो होता है इसका प्रभाव उसके वेग पर किस तरह से पड़ता है, वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम आगे समझेंगे। तो अभी हमने देखा कि साइकिल में ट्यूब में यदि बहुत ज्यादा हवा भर देंगे तो जो हवा के अणुओं का दबाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जिसके कारण उसका ट्यूब फट सकता है। तो इसलिए जब भी आप साइकिल में हवा भरेंगे तो एक सीमित मात्रा में ही भरेंगे। अब हम देखेंगे कि हवा के दबाव का इसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 2 को देखते हैं। तो आइए इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो लगभग 2 समान माप का हम गुब्बारा लेंगे और दोनों गुब्बारे में थोड़ा थोड़ा पानी भर दीजिए। तो 2 एक ही माप का गुब्बारा लेंगे और दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी भर देंगे और दोनों गुब्बारे को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध देंगे। तो दोनों गुब्बारा को फुलाएंगे और दोनों को धागे से बांध देंगे। दोनों गुब्बारे को किसी डंडे से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका देंगे। तो दोनों गुब्बारा को हमने फुला लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भरा और एक डंडे की सहायता से एक डंडा लेंगे और उसमें 2 गुब्बारे के बीच का जो दूरी होगा वो 8 से 10 सेंटीमीटर का दूरी होगा। तो दोनों को दूर दूर बांध देंगे धागे की सहायता से। दोनों गुब्बारे के बीच के स्थान में फूंक मारेंगे और जो गुब्बारा हमने दूर दूर बांधा है उसके बीच में हम क्या करेंगे, फूंक मारेंगे, फूंकेंगे, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है गुब्बारों के बीच फूंक मारना। तो इस तरह से गुब्बारे को बांध देंगे और उसमें बीच में फूंक मारेंगे। तो आप ये करके देख सकते हैं क्योंकि गुब्बारा आपको आसानी से मिल जाएगा, तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जब आप गुब्बारे के बीच में, दोनों गुब्बारे के बीच में फूंक मारेंगे तो आप देखते हैं कि जब आप गुब्बारे के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। दोनों गुब्बारे क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो यह तभी संभव है जब गुब्बारों के बीच के स्थान की जो वायु है उसका दाब जो है किसी तरह कम हो जाए।
तो जब हम गुब्बारे के बीच में फूंकते हैं तो दोनों गुब्बारा एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। तो क्यों ये दोनों गुब्बारा एक दूसरे के पास आने का कोशिश करते हैं? क्योंकि उसके बीच में, जो दो गुब्बारे के बीच में जो स्थान है उसमें वायु है। तो वायु का जब दबाव कम हो जाता है, हम जब उसमें फूंक मारते हैं तो वायु का दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण जो गुब्बारा है एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। तब गुब्बारों के दूसरी ओर का दबाव जो है उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलता है। तो जब बीच का दबाव कम हो जाता है तो उसकी दूसरी ओर का जो दाब है वो क्या करता है, एक दूसरे की ओर उसको धकेलता है। तो इस कारण से गुब्बारा एक दूसरे के पास आने लगते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पवन है वो गतिशील, पवन मतलब जो गतिशील हवा का जो वेग है वो बढ़ने से, यदि वो बढ़ता है तो इसका जो दबाव है वास्तव में कम हो जाता है। तो जब पवन का वेग बढ़ता है तो उसका दबाव कम हो जाता है। तो गतिशील वायु पवन कहलाती है। तो जो वायु गतिशील है उसको पवन कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि पवन कैसे बनती है? यह वर्षा लाती है और कभी कभी यह विनाशकारी भी हो सकती है। तो पवन किस तरह से बनती है? और हम जानते हैं पवन क्या करती है, वर्षा लाने का भी कार्य करती है। लेकिन कभी कभी ये जो पवन है इतना विनाशकारी हो जाता है कि इससे जन मान की हानि होती है। मतलब लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनकी जो संपत्ति है वो उड़ जाते, घर नष्ट हो जाते हैं, तो बहुत पेड़ पौधे गिर जाते हैं, जो बहुत सारे पक्के मकान भी गिर जाते हैं, मिट्टी के तो गिर ही जाते हैं। तो इस तरह से बहुत नुकसान भी होता है कभी कभी। तो तेज हवाओं के कारण कच्चे मकानों के जो छत्ते हैं वे क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि तेज हवा अपने रास्ते में इतना तेज होता है कि उसके रास्ते में जो भी आता है उसको भी अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। पवन हमेशा अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो जो पवन है मतलब जो गतिशील वायु है वो हमेशा अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। मतलब जहां वायुदाब अधिक होगा वहां से पवन चलेगी, किस ओर चलेगी? जहां वायुदाब कम होगा। तो वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा और उतना ही पवन का वेग भी अधिक होगा। मतलब जो उच्च वायुदाब है और निम्न वायुदाब है उसके बीच में जितना अंतर होगा वो जो पवन का गति होगा उतना अधिक होगा। परंतु हमारे आसपास के क्षेत्र में वायुदाब में अंतर कैसे उत्पन्न होता है? तो अब बात है कि वायुदाब में अंतर होगा तो पवन का वेग बढ़ जाएगा और उसी कारण से तूफान भी आते हैं या फिर जो पवन है वो चलते हैं। लेकिन ये जो हमारे आसपास के क्षेत्र में वायुदाब में अंतर होता है तो वो क्यों अंतर होता है? उसका अंतर होने का क्या कारण है? तो पहला चीज है कि पवन क्या है, हम समझ गए पवन कैसे उत्पन्न होती है। तो जो गतिमान वायु है उसको पवन कहते हैं। तो पवन वायु जो है वो गतिमान कैसे होती है? जब वायुदाब में अंतर होता है, एक स्थान और दूसरे स्थान के वायुदाब में अंतर होता है, तो उच्च वायुदाब से जो निम्न वायुदाब है वहां तक पवन गतिशील होगी और वो जो अंतर होगा वायुदाब का वो जितना अधिक होगा पवन की गति भी उतनी तेज होगी। तो अब हम जानेंगे कि ये वायुदाब में अंतर कैसे उत्पन्न होता है। तो आइए इसे एक क्रियाकलाप की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? गर्म किए जाने वाले वायु का प्रसार होता है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो जब वायु को गर्म किया जाता है तो वायु में प्रसार होता है और उसी के कारण जो वायुदाब है वो अलग अलग होता है। तो अभी हम उसको समझेंगे ऊपर। तो क्रियाकलाप 3 को करते हैं। तो इसके लिए एक परखनली लीजिए, एक परखनली लेंगे और परखनली के मुंह पर एक गुब्बारा कसकर लगा देंगे।
तो परख नली और गुब्बारे की मुंह को कसने के लिए टेप का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि वो वहां अच्छे से फिट हो जाए। तो एक ग्लास में 2/3 ऊंचाई तक गर्म पानी डालिए। तो एक ग्लास लेंगे, उसमें 2/3 ऊंचाई तक गर्म पानी डालेंगे और गुब्बारे लगे परख नली को गर्म जल में इस प्रकार डालिए कि जो गुब्बारा है वो जल से ऊपर रहे। तो एक परख नली लेंगे, उसके ऊपर गुब्बारा कस देंगे उसके ऊपरी मुंह में और उसको टेप से बंद कर देंगे। अब एक ग्लास में 2/3 ऊंचाई तक गर्म पानी लेंगे और उस परख नली को जिसमें गुब्बारा लगा है उस ग्लास के पानी में डुबाएंगे, लेकिन गुब्बारा ऊपर रहना चाहिए, बस परख नली डूबी हुई रहनी चाहिए। 2-3 मिनट तक गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को देखिए। तो हम 2-3 मिनट तक देखेंगे कि उस गुब्बारे में क्या परिवर्तन हो रहा है जब हम उसको गर्म ग्लास के पानी में उसके परख नली को डुबाते हैं। तो आप क्या देखते हैं? तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि जो गुब्बारा है वो धीरे धीरे फूलने लगता है। जो गुब्बारा लगा हुआ है परख नली के मुंह के ऊपर, जो परख नली का जो भाग खुला हुआ है उधर क्या लगा हुआ है? गुब्बारा लगा हुआ है। तो हम देखेंगे कि जब उसको गर्म ग्लास के पानी में परख नली को डुबाते हैं तो गुब्बारा जो है धीरे धीरे फूलने लगता है। अब परख नली को जल से बाहर निकाल लीजिए और इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब क्या करेंगे? परख नली को जो गर्म ग्लास का पानी है वहां से निकालकर कमरे के तापमान तक लाने का प्रयास करेंगे, ठंडा करेंगे। तो अब एक अन्य ग्लास में थोड़ा बर्फ का जल लेंगे। तो क्या लेंगे? और एक ग्लास लेंगे जिसमें ठंडा पानी लेंगे और उसमें बर्फ डाला हुआ हो तथा परख नली को पहले की तरह 2-3 मिनट के लिए जो ठंडा जल का ग्लास है उसमें रखेंगे। तो पुनः देखेंगे कि गुब्बारे के आकार में होने वाला जो परिवर्तन है वो किस प्रकार का होता है। तो आप देखते हैं कि जो गुब्बारा है वो पिचक जाता है। तो जब हमने गर्म ग्लास में परख नली को रखा था, गर्म पानी के ग्लास में, तब जो गुब्बारा था वो धीरे धीरे फूलने लगा था। उसके बाद जब हम उसको बाहर निकाल कर ठंडा कर लेते हैं, मतलब कमरे के ताप तक लाते हैं, तो वो क्या होता है? फिर से पिचक जाता है, उसका जो फूला हुआ भाग है वो कम जाता है। लेकिन फिर जब हम ठंडे ग्लास के पानी में उसको डालते हैं परख नली को, तो जो गुब्बारा है फिर से पिचक जाता है। तो आइए अपने प्रश्नों के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ तीनों स्थिति दिया गया है। तो ए में क्या दिखाया गया है? सामान्य जल जब है तब वो पिचका हुआ है, और बी में क्या है? जब गर्म पानी उसमें ग्लास में है तो ये गुब्बारा देखिए फुला हुआ दिख रहा है। और सी में क्या है कि ठंडा जल में गुब्बारे का आकार, जो ठंडा जल है उसमें बिल्कुल पिचक गया है कि नहीं? अब देखिए तीनों में अंतर क्या था? बस ताप में अंतर था। इसमें सामान्य पानी था और इसमें दूसरे में बी में क्या था? गर्म पानी था और तीसरे में ठंडा पानी था। तो परख नली को गर्म करने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? तो जब गर्म पानी में डाला गया तो गुब्बारा फूल जाता है। वहीं गुब्बारा जो है परख नली को ठंडे जल में रखने पर क्यों पिचक जाता है? तो प्रश्नों की मदद से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्म करने पर जो वायु है वो फैलती है। तो जब हम गर्म करते हैं तो वायु फैलती है, इसलिए गर्म ग्लास के परख नली का जो गुब्बारा था वो फूल जाता है, अर्थात इसमें प्रसार होता है तथा ठंडी होने पर वो सिकुड़ती है। और जब ठंडा होता है तो वायु क्या है? सिकुड़ती है। तो आइए गर्म वायु के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं और उसके लिए एक रोचक क्रियाकलाप भी करते हैं, जिससे हमको ये चीज और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में टायर में हवा ज्यादा नहीं भरना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा भरेंगे तो क्या होगा? जो टायर है वो फट सकता है, क्योंकि गर्म होने पर वायु का प्रसार होता है और प्रसार होने से वायु भरा जो टायर है वो फट भी सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 4 को। तो समान माप की कागज की 2 खाली थैली लेंगे।
तो 2 खाली थैली लेंगे, कागज का 2 थैली लेंगे जिसका जो माप है वो समान होगा। तो दोनों थैलियों को लकड़ी की छड़ी के दोनों किनारों से लटका देंगे। एक लकड़ी का छड़ी लेंगे और उसके दोनों किनारों में वो जो थैली हमने लिया है कागज का उसको लटका देंगे। तो यहाँ यह ध्यान रहे कि जो कागज की थैलियां हैं उसका मुंह जो है, जो खुला हुआ मुंह है, वो नीचे की ओर हो। और क्या करना है, लकड़ी के मध्य भाग में धागा बांधकर उसे तराजू की तरह, जैसे तराजू में बीच में धागा बंधा रहता है तो इसी तरह से छड़ी के बीच में धागा बांधकर उसको तराजू की तरह टांग देंगे। और दोनों किनारे में 2 थैली लेंगे जो कागज का होगा और उसका जो मुंह होगा वो नीचे की ओर होगा। अब चित्र के अनुसार जलती हुई मोमबत्ती को रखेंगे। तो हम पहले चित्र को समझेंगे कि किस तरह से रखेंगे। देखिए यहाँ दिखाया गया है, एक छड़ी लेंगे और उसमें 2 थैलियों को इस तरह से बांध देंगे और उसका जो खुला मुंह है वो नीचे की ओर होगा, बीच में एक धागा बांध लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक मोमबत्ती को जलाएंगे और ध्यान रखना है कि जो मोमबत्ती का लो है इस कागज की थैली से दूर रहे, क्योंकि बहुत नजदीक होगा तो कागज का थैली है वो मोमबत्ती की लौ से जल भी सकती है। बस उसको दूर रखेंगे। और ये जो तराजू है ये किस तरह से काम करेगा उसको देखेंगे। तो ऊपर उठती हुई गर्म वायु को यहाँ दिखाया गया है। तो पहले स्थिति में देखिए ये दोनों जो थैलियां हैं वो समान है, लेकिन जब यहाँ पर मोमबत्ती जलाया जाता है तो यहाँ से जो हवा निकलती है वो ऊपर की ओर उठती है और ये थैली जो है ये ऊपर की ओर उठ जाता है और दूसरा जो थैली है वो नीचे की ओर रह जाता है। दिख रहा है आपको? तो आप क्या देखते हैं इसमें कि क्या देखा इसमें आपने कि गर्म की जाने वाली थैली के ऊपर, जहां पर हमने मोमबत्ती लगाया था उसके ऊपर की जो थैली है वो ऊपर की ओर उठती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब ऊपर उठी हुई है। तो गर्म की जाने वाली थैली की ऊपर की ओर जाने लगती है तथा दूसरी जो थैली है वो नीचे की ओर आने लगती है। वो कहाँ है? नीचे की ओर आने लगती है। तो हम ये जो प्रयोग करेंगे इसमें क्या सावधानी रखेंगे कि जलती हुई जो मोमबत्ती है उसको सावधानी से पकड़ेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि जो लौ है वो कागज की थैली से पर्याप्त दूरी पर हो जिससे कागज ना जले। तो थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? एक जो थैली है जिसके नीचे हमने मोमबत्ती को लगाया है वो ऊपर की ओर उठ रही है और दूसरा थैली नीचे की ओर, तो थैलियों का संतुलन बिगड़ रहा है। तो इस क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि गर्म होने पर जो वायु है वो ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण जो मोमबत्ती जला रहे हैं तो उसके आसपास की जो वायु है वो ऊपर की ओर उठ रही है और साथ में जो थैली है वो भी ऊपर की ओर उठ रही है। तो जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है वह थैली को ऊपर ले जाती है जिसके नीचे मोमबत्ती जला हुआ था। तो क्या संतुलन का बिगड़ना यह बताता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। तो जहां हमने मोमबत्ती को जलाया था उसके ऊपर की जो थैली थी वो ऊपर की ओर उठ रही है, क्योंकि जब वायु गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है। तो क्या हम ये समझ लें कि जो गर्म वायु है वो हल्की होती है और ठंडी वायु भारी होती है? तो यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और यह अधिक स्थान घेरती है। तो जब वायु गर्म हो जाती है तो वायु का क्या होता है? प्रसार होता है, वो ऊपर की ओर उठती है और क्या होता है? वो अधिक स्थान को घेरती है, तो वह हल्की प्रतीत होती है। और जब वो बहुत सारे स्थान को घेरती है जिसके कारण वो फैल जाती है और वो कैसी होती है? हल्की लगती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। तो आप समझ गए अभी कि जो गर्म वायु है वो क्यों हल्की लगती है और ठंडी वायु जो है वो क्यों भारी लगती है। तो गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है क्योंकि
जब गर्म वायु होती है तो वो वायु का प्रसार अधिक होता है और वो अधिक स्थान को घेरती है, तो इस कारण से वो हल्की प्रतीत होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब हम वायु को गर्म करते हैं तो वो हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। तो ये जो प्रयोग था बहुत अच्छा था, इसमें हमारा ये क्लियर हो गया कि जो वायु है उसको गर्म करते हैं तो वो ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु की अपेक्षा वो जो गर्म वायु है वो हल्की होती है। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे और इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे और इसके आगे का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।